नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल शानदार होंगे और बिहार दरोगा की तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलिए, अगर तैयारी अच्छी नहीं चल रही है तो मैं आपकी तैयारी को अच्छी करने में मदद करूंगा। इससे पहले मैं सेट नंबर 1 आपको करा दिया हूं दोस्तों। यह जो है वो सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 1 वाला भी आप देख लीजिएगा वीडियो। 50 प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। और कैसे प्रश्न है पता है आपको? 1275 जो एग्जाम हुआ है ना, उसी पैटर्न पर मैं सारे प्रश्नों को लेकर के आया हूं। चाहे सेट आप 1 दें या चाहे सेट आप जो भी सेट मैं कराऊं, सबका एकदम पैटर्न जो होगा वह बिल्कुल लेटेस्ट होगा, ताकि एग्जाम में आपको भटकाव ना दिखे, भटके ना कि हम पढ़े क्या, आ गया क्या। पढ़ेंगे उसी से संबंधित आएगा, है ना। देखिए, मैं एक बार आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये जो सेट मैं उपलब्ध करा रहा हूं, ये सारे सेट मेरे द्वारा ही तैयार किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब मैं अपनी निगरानी में इसको तैयार करता हूं, खुद ही तैयार करता हूं, तो बढ़िया ही सेट होगा। अब मेरा तो कोई अभी पब्लिकेशन है नहीं कि हम चलो दे दिए, कोई सेट तैयार कर दिया, नाम मेरा, ऐसा तो है नहीं। मैं खुद से बुक्स में से छांटता हूं, पिछले वर्षों के क्वेश्चन को देखता हूं, तभी जाकर के क्वेश्चन लाता हूं। तो बहुत ही बेहतरीन सेट होने वाला है। जितने भी मैं सेट दूंगा शानदार होगा, सबको लगाइएगा, एक भी मत छोड़िएगा। और एक चीज मैं और बता दूं, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दीजिए, 100 कर दीजिए। तो बढ़ा दूंगा, बिल्कुल बढ़ा दूंगा। अभी कुछ दिन आप 50 प्रश्नों से ही अभ्यास करें। थोड़े दिन के बाद ही, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़े दिन के बाद ही मैं 100 क्वेश्चन का जो है सीरीज वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और उसमें करंट अफेयर, मैथ जो भी है सब मैं ले आऊंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप अगर हमसे जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ आपका भला होकर ही रहेगा। तो चलिए, 2 मिनट में आपका बर्बाद कर दिया हूं, अब हम चलते हैं आगे। हाँ, तो शुरू करते हैं। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, बड़ा कर देता हूं ना, ताकि आप अच्छे से पढ़ पाए। चलिए, इतना काफी है क्यों? हाँ, सही है। चलिए, तो आते हैं। तो देखिए, पहला ही प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, और इस टॉपिक से प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलेगा। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। इस प्रश्न में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अक्सर, है ना। पहले बंगाल का गवर्नर होता था, है ना। अब उसको क्या कर दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। देखिए, जनरल पद जो है यह ऐड कर दिया गया, ये टाइटल जनरल ऐड कर दिया गया। पहले खाली गवर्नर, फिर बाद में जनरल ऐड कर दिया गया। 4 ऑप्शन है आपके सामने, देख लीजिए। रेगुलेट है, 1781 का संशोधन है ना। उसके बाद 84 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1793 का चार्टर कानून। सही आंसर जो है वह कौन सा है? आप मन में लिखते रहिए, मन में ही उसको याद वो करते रहिए, और लास्ट में आप अपना कमेंट मेंशन कर दीजिए कि कितना सही हुआ है आपका, ताकि आपको पता चले कि अन्य बच्चों से आपकी तैयारी कैसी है ना। आपकी तुलना अपने आप कर ले सकते हैं आप। तो जो इसका राइट आंसर है वह हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले हम प्रश्न संख्या 2 की ओर। बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत प्रश्न, एकदम इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 12, 13, 14 या 15? 4 ऑप्शन है। आता है तो आप नोट कर लीजिए, नहीं आता है तो जान लीजिए कि कुल जो संख्या थी वह 15 थी। जान लीजिए दोस्तों, महिला का जहां जिक्र आए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जान ही रहे कि महिलाओं को वरीयता दिया जाता है और देना भी चाहिए, है ना। देना भी चाहिए, क्योंकि पहले के समय में महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव किया गया है कि नहीं किया गया है। जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं या मध्य इतिहास ही पढ़ते हैं, या अभी भी बहुत सारी जगह पर देखते हैं तो महिलाओं के साथ भेदभाव, तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ महिला का जिक्र आया है, तो जान लीजिए 15, जी हाँ 15 महिला सदस्य थी। इतना आपको कम से कम जानकारी होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि सब क्वेश्चन का पूरा डिटेल कराइए। तो देखिए, यह जो सेट मैं दे रहा हूं केवल और केवल आपको रिवीजन का है, ये मतलब तरीका है ना। बाकी जो डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूं उससे आप चीजों को डिटेल में समझ सकते हैं। जैसे मैं संविधान अभी शुरू ही कर दिया हूं, तो संविधान जो भी टॉपिक मैं दे रहा हूं बिल्कुल डिटेल में कर रहा हूं, तो डिटेल के लिए आप वहां से पढ़ लीजिएगा। ये जो है यह रिवीजन, ताकि होता क्या है ना कि जब आप परीक्षा देते हैं ना तो एग्जाम में बहुत इजी प्रश्न और गलत हो जाता है, फिर माथा पर हाथ धर लेते हैं, अरे ये तो आता था गलत कर दिए। तो उसलिए मैं
ये बस एक रिवीजन के तौर पर कि एग्जाम में आपका गलत ना हो। चले तीसरे सवाल की ओर। अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, फटाफट अब कराऊंगा। चलिए, संविधान सभा 1946 में सीटों का आवंटन में ब्रिटिश भारतीय प्रांत के पास कितने सीटें थी? जो संविधान सभा 1946 में हुआ था, उसमें सीटों का आवंटन हुआ था ना, तो उसमें कह रहा है कि ब्रिटिश, जी हाँ, ब्रिटिश भारतीय प्रांत, ब्रिटिश भारत का जो प्रांत था जिस पर ब्रिटिश का कब्जा था, उनके पास कितने सीटें थी? ब्रिटिश भारत जो था वह कितने सीट रखा था? ऑप्शन है 292, 208, 294, 389। बहुत सारे बच्चे 389 लगाएंगे, लेकिन नहीं, 389 नहीं है। ब्रिटिश भारत के पास कह रहा है तो 292। कितना है? 292। याद रखना है आपको। देखिए, 292 ब्रिटिश भारत के पास था, 4 चीफ कमिश्नरी के पास था, और प्लस 93 देसी रियासत के पास था, है ना। तो कुल जब जोड़ेंगे आप तो 389 हो जाएगा। तो कुल अगर पूछता है तो 389, अगर ब्रिटिश भारत पूछता है तो 292, चीफ कमिश्नरी पूछता है तो 4, और देसी रियासत पूछता है तो 93। सब क्लियर हो गया? क्लियर, कुल क्लियर हो गया। चलिए सर आगे। बहुत ही बढ़िया शानदार प्रश्न था। देखिए, मैं आपको फिर कह दूं कि प्रश्नों में समझौता नहीं है। प्रश्न जो है आप किसी भी पब्लिकेशन का बाजार से खरीद लीजिए, मंगवा लीजिए, यह लेवल जो है एकदम एग्जाम के पैरेलल है। आप एग्जाम अगर दिए हैं तो आपको पता चल गया होगा। चलिए चलें हम। चलिए सर, नागरिकता के बारे में पूछ रहा है कि नागरिकता जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35 और 36 से 11। तो नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 किसमें है? भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, है ना। भाग 1 में 1 से 4 तक है, भाग 2 में 5 से 11 तक है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, याद कर। चलिए आते हैं 5वां सवाल। कह रहा है विधि के समक्ष समता का जो विचार है कि विधि के समक्ष समता पढ़ते हैं ना, तो विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, तो यह विचार बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको बारीक से देखने की आवश्यकता है। कह रहा है कि विधि के समक्ष समता का विचार, संरक्षण का नहीं, समता का विचार कहां से लिया गया है भैया? क्या अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है? दूसरा क्या है? इधर है, देख लेते हैं इसका ऑप्शन। दूसरा है, क्या ब्रिटिश मूल का विचार है, क्या आयरिश विचार है, क्या दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया विचार है? तो जान लीजिए, विधि के समक्ष समता अगर कहे तो जान लीजिए कि ब्रिटिश मूल का विचार है। जी हाँ, विधि के समक्ष समता ब्रिटिश मूल का विचार है, और विधियों का समान संरक्षण तो यह अमेरिका, है ना। ये दोनों याद रखिएगा। विधि के समक्ष समता, तो समता आ जाए तो ब्रिटिश या ब्रिटेन, और संरक्षण आ जाए तो अमेरिका। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा। चलिए, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा बता दूं, जब आप बड़ा प्रश्न देखते हैं तो लगता है कि अरे ये तो बहुत भारी होगा, हार्ड होगा। प्रश्नों को पढ़िए, पढ़ेंगे तो आपकी आधा समस्या दूर, है ना। देखिए मैं बता दे रहा हूं इसको। किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, या किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए आयोग केवल जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नहीं किया जा सकता है। किस अनुच्छेद में? सीधा सा प्रश्न है कि इन आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? सीधा सा प्रश्न है। ऑप्शन देख लीजिए, 14, 15, 16 और 17। तो 16 में है अवसर का समानता, है ना, सबको अवसर दिया जाएगा, कोई भेदभाव आपको नहीं किया जाएगा, अवसर सबको मिलेगा। नौकरी वगैरह अगर आप ले रहे हैं तो ये नहीं है कि भाई तुम छोटे जाति के हो तुमको नहीं दिया जाएगा, सबको अवसर दिया जाएगा। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न पर। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण जो है वह आपका अनुच्छेद 29। किसमें? 29, यानी कि ए सही आंसर है। 32 में क्या है आप जानते हैं? 32 में क्या है आप जानते हैं? जो 32 में आपको 5 प्रकार का रेट देखने को मिलता है वह अनुच्छेद 32 में ही है। इसको संविधान की आत्मा भी कहा है भीमराव अम्बेडकर ने, है ना। तो ये भी आपको ध्यान देने वाली
बात है। चलिए आगे चलें, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप देख रहे होंगे खाली संविधान से ही प्रश्न है क्या, तो जी नहीं, सीक्वेंस में आपको रख दिया हूं, बाकी आगे आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। ये मत सोचिएगा कि खाली संविधान ही है क्या, नहीं, सब मिलेगा। गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। कह रहा है कि दुधारू पशुओं की जो बलि दे दिया जाता है उस पर रोक है, किस अनुच्छेद के तहत यह रोक का प्रावधान है। 44, 46, 48, 50। तो जान लीजिए 48 अनुच्छेद में है। किसमें है? 48 अनुच्छेद में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चले 9वें नंबर प्रश्न की ओर। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। मैं फिर से बता दूं, सारे प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड है, एकदम एग्जाम के पैरेलल बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, एकदम लेवल सेम होगा। भाई बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तमाम किताबें मैं छान डालता हूं, तब जाकर मैं प्रश्न जो है वह आपको ला करके देता हूं, और ये सब खुद से बनाया हुआ है। कहीं भी आपको मार्केट में ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा और ना ऐसा ऑप्शन मिलेगा। प्रश्न मिलेगा तो ऑप्शन चेंज, क्योंकि ये खुद से डिजाइन किया हुआ है, नहीं किसी का कॉपी और कुछ नहीं है, खुद है, सेल्फ। चलिए, राष्ट्रपति को संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक पर सहमति के लिए बाध्य बनाया गया। पहले क्या होता था कि संविधान संशोधन विधेयक गया तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं था कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन बाध्य बना दिया गया। कब से बनाया गया वही पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 24वें संविधान संशोधन, 42वें, 44वें, 86वें। इसमें बहुत सारे बच्चे 42वें मारेंगे, बहुत मैक्सिमम बच्चे जो है ना वो 42वें मारेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि 42वां गलत है ना, 42वां गलत है। जो 24वां संविधान संशोधन है 1971 में हुआ था, देखिए यहां पर लिखा भी है ना। इसी से यह बाध्य कर दिया गया कि संविधान संशोधन का अगर विधेयक जाता है भैया तो आपको अनुमति देना ही पड़ेगा, है ना। तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए 10वां सवाल देखते हैं क्या कहता है। भारतीय संविधान में, बस अब संविधान के यही इतने ही प्रश्न है, एक आध और बीच में अगर मिल जाए तो मिल जाए, इतने ही है। भारतीय संविधान में संशोधन जो है वह वर्णित है, किस भाग में है? 18, 20, 21, 22, है ना। अगर आता है तो आप काउंट कर लीजिए, और नहीं आता है तो जान लीजिए कि भाग 20 में इसका उल्लेख है। किसमें है? भाग 20 में। कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। चलिए सर, नामेरी बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, उड़ीसा, कर्नाटक या छत्तीसगढ़। तो नामेरी जो है वह आपके असम में है। कहां में है? असम में है नामेरी। इंपॉर्टेंट है, ए इज द राइट। ओके, चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए ये वाला प्रश्न आपको दिखा भी होगा। पीटी पक्षी द्वीप अभयारण्य कहां स्थित है? ऑप्शन है अंडमान में, निकोबार में, कोरोमंडल क्षेत्र में कि लक्षद्वीप में, है ना। तो पीटी पक्षी जो अभयारण्य है वह लक्षद्वीप में स्थित है। कहां स्थित है? लक्षद्वीप में। अच्छा, अगर कभी लगे कि एक आध क्वेश्चन का आंसर गलत है तो घबराइएगा मत, आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं पिन कर दूंगा। अगर गलत होगा तो वैसे गलत की संभावना नहीं है, क्योंकि मैं जो भी चीज उठाता हूँ किताब में से उठाता हूँ, कोई सेट में से नहीं उठाता हूँ। तो अगर किताब में ही गलत हो तो हो सकता है, या बाय मिस्टेक बोलने में गलती हो सकती है एक आध, बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर गलत हो तो कमेंट करिएगा कि फला क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है, तो मैं या नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको क्लियर कर दूंगा, है कि नहीं। तो एकदम मतलब अपना रिश्ता ऐसा बना लिया जाए ना कि कोई दिक्कत ना हो, कुछ भी गलती हो तो फट से आप कमेंट कर दीजिए कि भैया ये गलती है ना। कोई यहाँ पर ये नहीं कि आप ये हैं वो हैं, एकदम बिल्कुल पैरेलल हैं हम लोग, हम और आप बिल्कुल पैरेलल हैं। एकदम अच्छे से मिलजुल के आप रहिए, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। चलिए आगे चलें। तो चलिए, तो इसका आंसर जान गए, नेक्स्ट आगे आते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए, किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाता है। जल निकाय में गहराई के साथ तापमान में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसको कैसे दर्शाया जा सकता है? ऑप्शन है हेलोक्लाइन से, है ना, हेलोक्लाइन से। बी ऑप्शन में क्या है? देखिए बी ऑप्शन में यहां पर है थर्मोक्लाइन, है ना, थर्मोक्लाइन। और सी ऑप्शन है साइनोक्लाइन, और डी है पिक्नोक्लाइन। आप ये जान लीजिए कि यहाँ तापमान की बात की गई है कि नहीं, कि गहराई के साथ तापमान में अंतर जो है, परिवर्तन जो है दर्शाता है। अच्छा, जब आप तापमान को टेम्परेचर कहते हैं कि नहीं? टेम्परेचर कहते हैं ना। तो अगर आप अपने शरीर का टेम्परेचर मापना हो, बुखार मापना हो, तो कैसे मापते हैं? थर्मामीटर से।
अब थर्मा को अगर थर्मो रिलेट कर पाते तो आप बिल्कुल सही आंसर तक पहुंच जाते। थर्म जब आता है ना तो समझ लीजिए कि ये तापमान से संबंधित है। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन है कॉन्सेप्ट, ऐसे करके आप याद कर लीजिए। कहीं भी ताप का आए जिक्र तो ना, अगर कुछ भी नहीं पता हो तो आप थर्म वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं, मैक्सिमम संभावना है कि सही हो जाएगा। ओके, चलिए सर आगे चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का प्रारंभ किसने किया है? कौन सा देश है पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड की दक्षिण अफ्रीका? तो जान लीजिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है यह ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया। किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बहुत ही इजी प्रश्न। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि आप एग्जाम देते हैं तो उसमें लगभग 50% प्रश्न जो होता है, 40 से 50 एकदम इजी होता है, तो इजी प्रश्नों को भी रखना अनिवार्य है ना। ऑप्शन है 1754, 1757, 1759, 1764। तो जो प्लासी का युद्ध है वह 23 जून, आपको याद होगा 23 जून 1757 में हुआ था। ओके, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। चलें आगे, आगे चलते हैं। यह भी प्लासी से ही संबंध रखता है ना। अलीपुर संधि का उल्लंघन पूछा है ना। अलीपुर जो संधि हुआ था वह उल्लंघन कब हुआ था? 9 फरवरी 57 में, 9 फरवरी 59 में, 9 फरवरी 63 में और 9 फरवरी 64 में। तो मैं बता दिया कि प्लासी के युद्ध से संबंधित है, तो आप जान गए कि प्लासी का युद्ध 57 में हुआ है, तो ये भी 57 में, यानी कि 9 फेब है ना, 9 फेब 1757 में इस संधि का उल्लंघन हुआ था। उसके बाद प्लासी का युद्ध धीरे धीरे होना शुरू हो गया उसी के प्रभाव से। चले आगे, बहुत। अब आप जान लीजिए, ज्वालामुखी से एक प्रश्न ऐबे करेगा बिल्कुल आता है, तो इसलिए ज्वालामुखी भी आपको अनिवार्य है। और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जो ज्वालामुखी है वह जापान में स्थित है? जापान में मौना लोआ, फ्यूजियामा, विसुवियस, रेनियर हुड, है ना। तो फ्यूजियामा जो है ना, कौन सा? फ्यूजियामा जो है वह आपके जापान में स्थित है, तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह होने वाला है, जो भी समझिए। चलें 18वां प्रश्न पर आ गए हम लोग। देखिए कितना बढ़िया से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं शांति से ना। चलिए एक चीज बता दें, पीडीएफ दे देंगे हम सबका, जितने भी पीडीएफ हैं आपको मैं टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन करिए। और आज ही कल वाला पीडीएफ और आज का पीडीएफ जो है वो कल आपको विद आंसर कहेंगे तो विद आंसर, नहीं तो ऐसे कहेंगे तो ऐसे ही उपलब्ध करा दूंगा। चलिए, भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, उसका नाम क्या है? ये तो सब कोई जानता है कि भैया ये भारत है, तो सबसे पूर्वी जो होगा वो अरुणाचल होगा, पश्चिमी होगा इधर गुजरात में, उत्तरी होगा ये कहाँ आपका, चाहे अंडमान में मान लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मान लीजिए, दक्षिणी, उत्तरी मान लीजिए आप लद्दाख, है ना। तो लेकिन यहाँ पूर्वी पूछ रहा है, अरुणाचल बता दिया है लेकिन जगह का नाम पूछ रहा है। किविथु, गौरमाता, कन्याकुमारी की इंद्रियाफल। तो जान लीजिए कि किविथु जो है वह सबसे पूर्वी स्थल है भारत का। कहीं कहीं बालांगू मिलता है, लेकिन याद रखिएगा कि जो नया अपडेट आया है नए किताबों में वो किविथु आंसर होता है, तो किविथु ध्यान देना। चलिए 19वां प्रश्न कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताऊंगा आपको। चलिए, कह रहा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, उष्णकटिबंधीय, विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच, विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच, मकर और कर्क के बीच, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच। थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है यहाँ पर। मैं हाँ इधर कर लेता हूँ क्वेश्चन। अब थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है, क्या समझना है? और थोड़ा सा नीचे, हाँ ऐसे, बस अब आपको समझने की आवश्यकता है। देखिए, ये मान के चलिए कि पृथ्वी है, ठीक ना, बीच से गुजरा ये विषुवत रेखा। अब ये जो आपको हरा लाइन दिख रहा है ये कर्क रेखा, उत्तर में कर्क होता है, इधर मैं नॉर्थ लिख देता हूं ना, और इधर मैं साउथ लिख देता हूं। अब ये जो आपको नीला दिख रहा है यह है मकर रेखा, ये कर्क है और ये मकर है, ठीक ना, ये कर्क और ये मकर। तो कह रहे उष्ण, उष्ण मतलब कि गर्मी,
तो कौन सा क्षेत्र होगा जो गर्म होगा? आप जानते हैं कि सूर्य जो है यह वर्ष भर यहीं से यहीं तक घूमते रहता है, यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा। तो जान रहे हैं ना कि गर्मी भी यहीं से यहीं के बीच में होगी, है ना। तो उष्ण क्षेत्र भी, उष्ण कटिबंध जो भी होगा वह यही क्षेत्र होगा। तो यह कौन क्षेत्र है? कर्क और मकर, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच। अब देखिए अगर ऑप्शन देता पहला पर जाते तो विषुवत और कर्क के बीच, तो ये विषुवत और खाली इतने थोड़ी रहता है गर्मी, है ना, खाली इतने थोड़ी रहता है गर्मी, इधर भी तो आएगा, पहला तो होगा नहीं। विषुवत और मकर, तो विषुवत और मकर में इधर होगा, भाई कर्क में भी तो रहता है, यहाँ भी तो रहता है, तो यहाँ ये भी गलत होगा। डी ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में तो ये पूरा आ जाएगा। तो क्या पूरा गर्म रहता है? नहीं। आप जानते हैं कि ध्रुवों पर तो बर्फ जमा रहता है। तो अगर अच्छे से इसको समझे रहेंगे ना तो बिल्कुल अच्छे से आप समझ पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। चले आगे, चलिए भैया आते हैं 20वां नंबर सवाल। देखिए बहुत शानदार, मैं आपको बता दिया ना कि ऐसा ऐसा प्रश्न लाऊंगा जो एकदम एग्जाम के पैरेलल आपको मिलेगा, एकदम एग्जाम के पैरेलल। कहेंगे कि हाँ सही जगह आपने समय खर्च किया है। कम ही समय मैं आपका बर्बाद करूंगा, लेकिन सही चीजों में समय आपका लगाऊंगा, है ना। चले आगे, चलिए निम्न में से किसे बेंगी तट के भी नाम से जाना जाता है? बहुत बढ़िया सवाल है। बेंगी बहुत सारे लोग समझ लेंगे, कोई कर्नाटक, कोई तमिलनाडु की ओर चला जाएगा, कोई आंध्र प्रदेश की ओर चला जाएगा, कुछ तो केरल की ओर भी जाएंगे। लेकिन आप जान लीजिए कि बेंगी और बंग आपको मिलता जुलता नजर आ रहा है ना। तो बेंगी तट पश्चिम बंगाल के तट को कहा जाता है। बहुत ही शानदार खूबसूरत प्रश्न है, नोट कर लीजिए, याद भी अब आपको हो गया होगा। मैं नहीं मानता हूं कि अब आप इसको भूलेंगे, बेंगी से बंग आप याद कर लेंगे। देखिए ये प्रश्न है, ये स्पेशल दरोगा वालों के लिए ही मैं तैयार किया हूं। बहुत ऐसा ऐसा प्रश्न डालता है दरोगा में। भारत के कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसके पास तट रेखा है? केंद्र शासित की बात, आपको राज्य में पता ही है कि राज्य तो सब लोग जान गया है, लेकिन केंद्र शासित, है ना, थोड़ा सा ध्यान फोकस करके अच्छे से सही वे में पढ़िए ना, तो आप देखिए। अब देखिएगा बहुत सारे चैनल वाले अब क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, बिल्कुल कॉपी करेंगे, करें कॉपी, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो और अच्छा है, क्योंकि सही कंटेंट बच्चों तक जाएगा, है कि नहीं, सही चीजें बच्चों तक जाएंगी। ये सारे प्रश्न अब मार्केट में आपको देखने को मिलना शुरू होगा 10-20 दिन में, लोग कॉपी करेंगे तो आएगा ये सब मार्केट में। लेकिन क्या आप लोग तो पहले से ही इसको जान गए होंगे, कोई टक्कर नहीं दे पाएगा आपका, एकदम गारंटी है। चलिए आगे, तो भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसके पास तट रेखा है? 2, 3 की 4 की 5? तो जान लीजिए 4, है ना, 4 है। आप लोग नाम सर्च करिएगा कि कौन कौन 4 हैं, है ना, क्योंकि अगर ज्यादा डिटेल में करेंगे तो वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। देखिए ये प्रश्न को समझना है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। दक्षिण भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, दक्षिण भारत की बात कह रहा है ना, दक्षिण भारत की बात। अब यही समझना है यहां पर आपको। आइए 4 ऑप्शन मिल जाएगा आपको, गुजरात, आंध्र, केरल, तमिलनाडु। तो दक्षिण भारत में जान लीजिए कि दक्षिण भारत में आपको आंध्रा आएगा, केरल आएगा और तमिलनाडु आएगा। गुजरात को आप दक्षिण भारत का हिस्सा मत मानिएगा ना, गुजरात को मानेंगे तो आप आंसर कर देंगे गुजरात, कहेंगे कि 1200 किलोमीटर, गुजरात सही है, लेकिन गुजरात दक्षिण भारत में नहीं आता है, नोट कर लीजिए, है कि नहीं, गुजरात दक्षिण में नहीं आता है। नक्शे में देखिए तो गुजरात पश्चिम में है कि नहीं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये तीनों बच गया, तो ये तीनों में जब आप भारत का नक्शा देखेंगे तो देखिएगा कि आंध्र प्रदेश का जो तट है ना वो बहुत ज्यादा है, ठीक, तो आंध्र प्रदेश जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक ना। चलें आगे, चलिए तो सर ब्लैक रोलर, बहुत बढ़िया प्रश्न। ब्लैक रोलर गर्म हवाएं चलती हैं, कहाँ में चलती हैं? उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में। अच्छा इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जानते हैं ब्लैक रोलर कि ये अमेरिका में है, लेकिन उत्तरी की दक्षिणी ये नहीं याद हो पाता है, तो आज से याद हो जाएगा। आपने रोलर देखा है ना, जो रोड पर वो रोड जब बनता है तो रोलर से देखते हैं कि उस पर दबा देता है, पूरा दबा देता है ना, रोलर चला चला करके। तो याद कर लीजिएगा कि आप रोलर चलाने गए, ठीक ना, और गर्म हवा चलने लगा तो आप उतर गए, क्या हो गए? आप उतर गए, आप गए रोलर चलाने
और रोलर चलाने लगे तो गर्म हवा चलने लगा, तो आप कहेंगे भाई हम नहीं चलाएंगे, हम उतर जाएंगे। बस उतर गए आप, उतर से याद कर लीजिए कि उत्तरी अमेरिका, है कि नहीं। आप बस इतना ही दिमाग में बैठाइए कि हम रोलर चलाने गए और गर्म हवा चलने लगा, और गर्म चलने लगा तो भाई हमसे नहीं संभल पाया, हम उतर गए, बस उत्तरी अमेरिका। याद हो गया? बिल्कुल याद होगा, कभी नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए, क्षोभ मंडल की ऊंचाई, औसत ऊंचाई कह रहा है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई है 13, 20, 80 की 64, तो औसत ऊंचाई है ना वह है 13 किलोमीटर। कितना है? 13 किलोमीटर। देखिए कहीं 8 है और कहीं 18 है, तो दोनों को जोड़ करके औसत ऊंचाई निकाल दिया जाता है, तो वो हो जाता है 13 किलोमीटर। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए 25वां सवाल, प्रथम यूरोपवासी जो केप ऑफ गुड, अच्छा ये प्रश्न इतना खतरनाक है कि बच्चा इतने पढ़ेगा, केप ऑफ गुड होप मार्ग से भारत आया, बस इतने पढ़ेगा और लगा देगा आंसर वास्को डी गामा। मेन प्रश्न तो ये है, भारत है उनका पथ प्रदर्शक कौन था, मेन प्रश्न ये है यहाँ पर, है ना। तो प्रश्नों को पूरा पढ़ना जैसे शुरू कर देंगे तो 2-3 प्रश्न आप एग्जाम में बचा लेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे तो फंस जाएगा, है ना। 4 ऑप्शन है, अब्दुल मानिद, अब्दुल गफ्फार, वास्को डी गामा, बार्थोलोम्यू डियाज। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा डियाज, किसी को डी गामा, लेकिन जो राइट आंसर है वह अब्दुल मानिद था। अब प्रश्नों का पोस्टमार्टम कर लेते हैं इसका। कह रहा है कि जो केप ऑफ गुड होप मार्ग से भारत आए थे उनका पथ प्रदर्शक मतलब कि रास्ता बताने वाला कौन था, तो भारत आए कौन थे, तो ये डी गामा आए थे, ये तो जानते हैं। ये मार्ग कौन खोजा था, गुड होप, तो ये बार्थोलोम्यू डियाज खोजा था। लेकिन ये डियाज के खोजने वाले जो मार्ग से आया, तो वास्को डी गामा को भारत का रास्ता किसने बताया, अफ्रीका से भारत कैसे आया है। डियाज ने तो रास्ता खोजा था, लेकिन साथ मिलाया कौन, तो यही अब्दुल मानिद व्यापारी गुजराती, यही लेकर के इसको आया था, है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए, पेरिस की संधि किस वर्ष हुई थी, 64, 63, 65, है ना, 64, 63, 65 और एक है एक और ऑप्शन है ना, इधर देख लेते हैं, 69 है शायद। चलिए 1769 ही है शायद, हाँ आगे मिलेगा आपको। तो पेरिस की संधि जो है वो 1763 में हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। चलिए 27वां सवाल, 27वां सवाल पर आ जाते हैं हम लोग। हाँ देखिए 1769 पर किसे शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है, शाह ए बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, अगर आता है तो नोट कर लीजिए, नहीं आता है तो जान लीजिए। जो शाह ए बेखबर है वह है बहादुर शाह प्रथम। कौन? बहादुर शाह प्रथम। चले आगे, अगला है कि जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की थी। 4 ऑप्शन है, अहमद शाह, मोहम्मद शाह, फारूक सियर, जहांगीर। तो जय सिंह को सवाई की उपाधि फारूक सियर ने, जी हाँ किसने, सियर ने, फारूक सियर। कैसे याद होगा, तो स से सवाई और स से सियर, है ना, सवाई सियर आप याद कर लीजिएगा, है ना, या सिंह और सियार याद कर लीजिएगा, सिंह और सियार, है ना, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बहुत ही मजेदार प्रश्न। बच्चे तो अक्सर गलती करते हैं। अब देखिए आप जब क्वेश्चन को लगा रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा ये बहुत टफ प्रश्न नहीं है, सामान्य चलता फिरता प्रश्न है। दरोगा में ऐसे ही तो प्रश्न आते हैं, तब आप लोग चौंक जाते हैं कि अरे प्रश्न कहाँ से पूछ दिया था। कहते हैं ना निकलने के बाद, अरे यार 20-25 गो ऐसा प्रश्न पूछ दिल को भाई कि समझे में ना आवित रहे। ऐसे अब बात करते हैं ना अपने बिहारी लैंग्वेज में कि अरे भाई कहा बताइयो, ऐसे ऐसे पूछ दिया था। तो इस टाइप से अगर पढ़ेंगे तो एक भी अब छोड़ने वाले आप नहीं हैं। चलिए आगे चलते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है किसको, सरदार पटेल को, गांधी जी को, नेहरू जी को कि अम्बेडकर जी को। बहुत सारे बच्चे अम्बेडकर जी लगाएंगे, कुछ गांधी जी लगाएंगे, लेकिन सरदार पटेल को मत भूलिए, सरदार पटेल ही अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए भारत, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन हुआ था। आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, ये सारे प्रश्न आते हैं, ऐसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं वहां। भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन, 4 ऑप्शन है आपको, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं राइट आंसर बताता हूं, तो वह है महाराष्ट्र में वर्ष 1971 में। कब? 1971 में। चलिए 31वें सवाल, अम्लीय घोल होता है क्या विद्युत का कुचालक होगा,
विद्युत का चालक होगा या कभी कुचालक कभी चालक होगा या कोई नहीं इनमें से। तो ऐसा तो होगा नहीं कि कभी चालक होगा कभी कुचालक होगा, ना ना, ये विद्युत का चालक ही होगा, है ना, कंडक्टर। याद रखिएगा क्या होगा, चालक होगा। 31 नंबर प्रश्न आप क्लियर कर चुके हैं। चलिए 32वें सवाल, बहुत गलत करेंगे इसको, देखिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 5, 5.6, 7, 7.4। बहुत सारे बच्चे इसमें लगाएंगे, कोई 5, कोई 5.6, लेकिन जो सही आंसर है वह है 7। बिल्कुल उदासीन होता है। क्या पानी पीते हो तो खट्टा लगता है क्या? अगर अम्लीय रहेगा तो हल्का खट्टापन लगेगा, या पानी पीते हैं तो कड़वा लगता है? नहीं लगता है ना, बिल्कुल कोई स्वाद नहीं, स्वादहीन। इसका मतलब उदासीन है। तो उदासीन कब होगा? जब 7 हो जाएगा। बहुत ही अच्छे समझ गए। चलिए, किस ग्रह पर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का चादर है? शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति, यानी मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, 4 ऑप्शन है। किस ग्रह पर भैया H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का चादर है? तो जान लीजिए कि शुक्र ग्रह पर, यानी कि वीनस वीनस ग्रह पर जो है वह H2SO4 का चादर है। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न, ये सब एनसीईआरटी के प्रश्न है। आप लोग क्या बताएं, सब एनसीईआरटी के प्रश्न है, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि मजेदार प्रश्न है। सब एनसीईआरटी का है लगभग। चलिए, मधुमक्खी के डंक मारने के पश्चात इनमें से किसका प्रयोग लाभप्रद होगा? मधुमक्खी काट लिया, ठीक, अभी किसी का मुंह में काट लेता है तो देखते हैं मुंह सूज जाता है ना, सूज जाता है, और उस पर क्या चढ़ाएंगे तो ठीक हो जाएगा। कुछ लोग लोहा रगड़ते हैं, कुछ लोग कुछ रगड़ते हैं। काहे रगड़ते हैं, काहे रगड़ते हैं बताइए? चलिए तो बता देते हैं कि मधुमक्खी जब काटता है तो उसमें अम्ल रहता है ना। अब आप कोई वैसा क्षारक चीज का प्रयोग करिए तो अम्ल और क्षार मिल करके और उसको उदासीन कर देगा। तो बेकिंग सोडा देखिए इसमें क्षार का काम करेगा, और अम्ल है ये, और ये बेकिंग सोडा क्षार का काम करेगा, और इसके अम्ल और क्षार को मिला करके और ये न्यूट्रल कर देगा, उदासीन कर देगा। तो आपको आराम मिल जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत कहीं से नहीं? सर बहुत बढ़िया से समझा रहे हैं सर, ऐसे ही समझाइए, ऐसे बोलिए। आप लोग बोलते तो है नहीं, कमेंट तो करिए नहीं रहे हैं, कमेंट करिए। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ऐसा ऐसा प्रश्न ला रहे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट भेटाएगा। एग्जाम में भेटाएगा तो कहेंगे कि थोड़ा सा पहले भेट गए थे पाठशाला वाले सर पर, है कि नहीं? मजा आने वाला है इस बार। चलिए, इनमें से कौन प्राकृतिक सूचक भी है? हल्दी, टमाटर, मिर्च, आलू। अब कहेंगे सर आप सब्जी बनवा रहे हैं क्या? तो प्राकृतिक सूचक जो है इंडिकेटर का काम करता है, हल्दी, है ना। कैसा? हल्दी जो है यह प्राकृतिक सूचक भी है। देखिए अम्ल क्षार की आप जांच करते हैं ना, तो लिटमस पत्र से, हल्दी से भी आप जांच कर सकते हैं, इसीलिए इसको इंडिकेटर बोला जाता है। चलिए एक बढ़िया प्रश्न है, इसमें फंसते हैं बच्चे। नीले लिटमस को लाल कर देगा। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अम्ल होगा कि क्षार होगा, है ना। नीले लिटमस को लाल कर देगा। नीले लिटमस को कौन लाल कर देगा? तो अम्ल जो है वह लाल कर देगा, अम्ल नीला से लाल कर देगा। कैसे याद रखना है? देखिए आप लिखिएगा अम्ल, है ना, अम्ल। अम्ल में ला आता है बाद में, ला कहाँ रहा है? बाद में आता है, तो बस समझ गए। नीला पहले नीला को लाल कर रहा है, यानी कि पहले नीला होगा बाद में लाल कर देगा। अम्ल में ला बाद में आता है, तो अम्ल जो है वह नीला से ला भी बाद में आ रहा है, लाल कर देगा। कोई दिक्कत है क्या? समझ गए ना? समझ गए सर, बहुत ही बढ़िया से समझ गए। आगे बताइए तो सर। चलिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या, चलिए लोकसभा यहाँ पर रहने दीजिए, विधानसभा में भी ये हो गया था, है ना। विधान परिषद में भी, विधानसभा में भी हुआ था, विधानमंडल में जो है मंत्रियों की जो संख्या है उसको इसी संविधान संशोधन से किया गया है। वही आपको बताना है कौन सा था। 89वें, 86वें, 51, 91वें और 84वें। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में कह दिया गया क्या कि 15% से अधिक मंत्री आप नहीं रख सकते, वो प्रधानमंत्री को लगा करके। पहले हो क्या रहा था कि जितना मन है उतना मंत्री बनाओ, मंत्री का लालच देके और मंत्री बनाना शुरू। तो अब ऐसा नहीं होगा भैया, मंत्री आप सीमित ही रखेंगे, ये नहीं कि जितना मन करे उतना मंत्री आप बना देंगे, नहीं।
ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, है ना। यही सी ऑप्शन से इसको किया गया है। चलिए आगे, चलिए दशराग युद्ध का वर्णन है, किस मंडल में है भैया दशराग युद्ध का? 7वां, 10वां, 8वां, 9वां। तो दशराग युद्ध का जो वर्णन है वह है 7वें मंडल में। किसमें? 7वें मंडल में। 39वां प्रश्न बहुत ही फनी तरीके से इसको याद भी मैं करा दूंगा। हुसैन सागर झील स्थित है तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड। अब बहुत को आंध्र प्रदेश लगेगा और बहुत को तेलंगाना लगेगा, है कि नहीं। तो हुसैन सागर जो है यह पहले तो आंध्र प्रदेश में ही रहा, लेकिन अब तेलंगाना में हो गया है। कहाँ हो गया है? तेलंगाना में। तो कैसे याद रखेंगे? तो याद कर लीजिए भैया, हुस्न में तेल लगा रहे हैं। कहाँ? अपने हुस्न में तेल लगा रहे हैं, ठीक है ना। ये आप याद रख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए इसको सीरियस मतलब कोई दिल पर न लीजिएगा कि इस तरीके से थोड़ा सा बता रहे हैं, बस याद करने के लिए, मेरा और कोई मकसद नहीं है। पेशा एक्ट कब आया था? पेशा एक्ट कब आया था भाई? 95 में आया था कि 96 में कि 97 में, है ना। 95, 96, 97 की 98? एक और ऑप्शन होगा, वो छिपल है, शर्मा रहा है आप लोगों के सामने आने में। तो चलिए 98 में नहीं होगा, 97 में नहीं होगा, 95 में नहीं होगा, यानी कि 1996 में यह एक्ट आया था। चलिए तो सर 41वां प्रश्न पर आ गए हैं क्या? कश्मीर हिमालय स्थित है, कहां है? 4 ऑप्शन है, सतलज सिंधु नदी के बीच, सिंधु शारदा के बीच, काली तीस्ता के बीच, तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच। तो कश्मीर हिमालय जो है वह है सतलज और सिंधु के मध्य। चलिए आगे 42वां नंबर, शारदा तथा काली जो नदी है इसका उद्गम किस ग्लेशियर से है? शारदा नदी और काली नदी का उद्गम, उद्गम मतलब कहां से निकल रहा है, किस ग्लेशियर से उसका रिसाव हो रहा है ना, किस ग्लेशियर से निकल रहा है? सियाचिन, गंगोत्री, मिलाम की इनमें से कोई नहीं। तो मिलाम ग्लेशियर से ये दोनों निकल रहा है, याद रखिएगा। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम कुल सीटों में से कितनी सीट हासिल करनी चाहिए? अच्छा, आज के प्रश्नों में ज्यादा आपको पॉलिटी के लगभग 13-14 प्रश्न दिख गए ना। कल से मैं पॉलिटी के कुछ प्रश्न कम कर दूंगा, क्योंकि पॉलिटी लगभग 12-13 तो पूछता ही है, लेकिन चूंकि हम 50 प्रश्न रख रहे हैं तो पॉलिटी 6-7 रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे ना। सबको मिला जुला के कल से रखेंगे, बाकी परेशान मत होइए, सब आपको बिल्कुल कराऊंगा, इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न कराऊंगा। चलिए आते हैं, तो विपक्ष का नेता बनने के लिए लोकसभा हो, राज्यसभा हो, चाहे कहीं भी हो, 1/10 ही चाहिए। तो 1/10 मिल जाएगा। देखिए अभी मत परेशान होइए, अभी तो 2 ही सेट मिला है ना, सब आपको करा दूंगा, सब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा। सारा पीडीएफ रखे रहिएगा, एग्जाम के बाद मिलान कराइएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 52, 53, 54, 55। तो 52 में तो राष्ट्रपति है, 53 में ही ऐसा लिखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। चलिए, गोबी मरुस्थल स्थित है, कहां में स्थित है भाई? 4 ऑप्शन दीजिए तब ना बताएंगे बच्चे। अल्जीरिया, मंगोलिया, चीन, बोत्सवाना की पूर्वी ईरान। तो गोबी मरुस्थल है वह मंगोलिया और चीन में स्थित है, यानी कि बी इसका सही आंसर है। नागासाकी, जानबे कर रहे हैं कि बम गिराया गया था, तो यह पूछ रहा है किस द्वीप पर स्थित है? क्या क्यूशू पर है, होन्शु पर है, होक्काइडो पर है या गार्सिया द्वीप पर है? तो यह क्यूशू द्वीप पर स्थित है। कहां? क्यूशू द्वीप, यानी कि ए सही आंसर हो गया इसका। चलिए, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य का क्रम कौन है? आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी, फिर मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र, है ना, उसके बाद बिहार। कहां? बिहार। तो यही सीक्वेंस आपको तलाशना है, यूपी, हाँ तो पहले ऑप्शन तो है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्रम मतलब कि क्रम पूछ रहा है। अब ऐसे कहेंगे कि सर बिहार महाराष्ट्र ये भी तो है, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, ऐसे है ना, सीक्वेंस पूछ रहा है ना। चलिए, इनमें से किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी, मतलब कि घट गया था, माइनस में रहा था, है ना। 4 ऑप्शन है, सही आंसर क्या है पता ही है आपको कि नागालैंड, है ना, नागालैंड में ऋणात्मक रहा था।
बहुत बढ़िया प्रश्न ये भी। इनमें से कौन जैविक एवं अजैविक संघटकों के बिचौलिया का कार्य करता है? जैविक और अजैविक संघटकों के बिचौलिया का कार्य करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, उत्पादक, उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। देखिए, है ना, तो जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका उत्पादक। क्या हो जाएगा? उत्पादक। यही बिचौलिया का कार्य करता है। चलिए आज का 50वां और आखिरी प्रश्न है ना, क्या है पढ़ लेते हैं इस प्रश्न को। निम्न में से किसने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा है? मतलब पारिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा है किसने भैया? कौन गढ़ दिया? 4 ऑप्शन है, हैकल ने, आर्थर टेंसले ने, है ना, चार्ल्स डार्विन ने, लीनियस ने। 4 ऑप्शन है, अब कमेंट आपको करना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को गढ़ने वाला आर्थर टेंसले। कौन? आर्थर टेंसले। तो इसका बी जो है वह ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 प्रश्न मैं आपको करा दिया हूं। अब आप जरा कमेंट कर दीजिएगा 5 सेकंड समय निकाल के कि कितने आपके सही हुए, है ना। काउंट कर लीजिए, 2 मिनट वीडियो को रोक के काउंट कर लीजिए, एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट कर लीजिए कि इतने प्रश्न सही हुए। और आप लोग वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि 100 प्रश्नों का मैं सीरीज दे दूंगा। और जब एग्जाम नजदीक आएगा, आप लोग चाहेंगे, रुचि लेंगे, तो मैं 2-2 सेट शुरू करा दूंगा, एक ऑल सब्जेक्ट का और एक सब्जेक्ट वाइज। आप लोग अगर रुचि लेंगे तब सब कुछ संभव है। आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, यकीन मानिए। बहुत ही बढ़िया कंटेंट मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ। पीडीएफ के लिए मैं बता दिया, टेलीग्राम पर आके वहाँ पीडीएफ आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।